उत्पादन फलन। उत्पादन फलन, उत्पादन फलन होता क्या है? उत्पादन फलन का मतलब है, उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। भौतिक आगत क्या है? मान लीजिए इस पेंसिल को हमने निर्माण करना है। इस पेंसिल का निर्माण करने के लिए हमें 4 कारक चाहिए। वो 4 कारक क्या है हमारे पास? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 कारक हैं। इन 4 कारकों से मिलकर के इस पेंसिल का उत्पादन हुआ। ये जो पेंसिल है ये भौतिक उत्पादन है, और जो जिनका 4 कारकों से मिलकर के ये बना वो भौतिक आगत। तो इस पेंसिल और उस भौतिक चारों आगतों, जो भौतिक आगत हैं, उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे ही उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी भौतिक आगत और भौतिक उत्पादन के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। अब पढ़ते हैं स्थिर कारक क्या है। स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम मशीन लाकर लगा देते हैं, यानी उत्पादन में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो स्थिर कारक होते हैं। स्थिर मशीन लाकर लगा दिया अपनी जगह पर स्थिर, चाहे 1 इकाई का उत्पादन करो चाहे 1000 इकाई का उत्पादन। वहीं प्रवर्ती कारक ये वे कारक होते हैं जो उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि श्रमिक या कच्चा माल समझ लो। श्रमिक ज़्यादा हमने उत्पादन करना है तो ज़्यादा श्रमिक चाहिए, कम उत्पादन करना है तो कम श्रमिक चाहिए। तो प्रवर्ती कारक जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन हो जाता है, और स्थिर कारक वे कारक होते हैं जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में परिवर्तन नहीं होता। ये जो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है। एक अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन 2 प्रकार के, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। जो 11th क्लास के अंदर केवल अल्पकालीन उत्पादन फलन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसके अंदर कुछ कारक स्थिर रहेंगे और कुछ कारक परिवर्तनशील रहेंगे। लेकिन दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंदर कोई भी कारक स्थिर नहीं होता, सारे के सारे कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन जो 11th क्लास है, 11th क्लास के अंदर अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ कारक स्थिर रहेंगे और कुछ कारक परिवर्तनशील रहेंगे। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रवर्ती कारक के कुल उत्पाद यानी टीपी, सीमांत उत्पाद यानी एमपी, औसत उत्पाद यानी एपी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टीपी क्या है? कुल उत्पाद क्या है? कुल उत्पाद यानी टीपी क्या है? स्थिर कारक के कुछ मात्रा के साथ एक परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयों का द्वारा उत्पादित उत्पादन का कुल जोड़ है। मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि स्थिर कारक और प्रवर्ती कारक यानी मशीन जो है, ये मशीन और श्रमिक यानी कच्चा माल दोनों मिल करके वस्तु की जितनी भी इकाई का उत्पादन करते हैं उन सबका कुल जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है। यानी स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक इकाइयों की कुछ मात्रा के साथ दोनों मिल करके वस्तु की जितनी भी इकाई का उत्पादन करते हैं उनका कुल जोड़ कुल उत्पाद कहलाता है। वहीं सीमांत उत्पाद की बात करेंगे तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करनी, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करना, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने 1 लेबर लगाया तो कुल उत्पाद 50 का, जब आपने दूसरा लेबर लगाया तो कुल उत्पाद कितने का है? 90 का। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का आपने प्रयोग किया, श्रम की एक अतिरिक्त लेबर लगाया तो कुल उत्पाद में अंतर कितने का है? कुल उत्पाद में जो अंतर आया 40 का, जो अंतर आया वो क्या कहलाता है? सीमांत उत्पाद कहलाता है। यानी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक अतिरिक्त श्रम की एक अतिरिक्त लेबर का प्रयोग, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में होने वाला अंतर सीमांत उत्पाद कहलाता है। ये सीमांत उत्पाद। औसत उत्पाद दिखाता है एपी बराबर में टीपी अपॉन में एल। टीपी मतलब कुल उत्पाद और एल मतलब होता है लेबर, श्रमिक। एपी प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। यानी एक लेबर वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन कर रहा है, प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। प्रति इकाई उत्पाद औसत उत्पाद कहलाता है। इसे न्यूमेरिकल द्वारा समझते हैं। कैसे निकाला गया? एक लेबर वस्तु की 50 इकाई का उत्पादन कर रहा है तो औसत उत्पाद कितना होगा? 50, यानी टीपी को लेबर से डिवाइड कर दिया। 2 लेबर मिलकर के वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन कर रहे हैं? 90, यानी 2 लेबर मिलकर के, तो एक लेबर कितना उत्पादन कर रहा है? 45 इकाई का उत्पादन। यानी ये है प्रति इकाई उत्पाद, यानी एक लेबर वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन कर रहा है, ये प्रति इकाई उत्पाद कहलाता है। आगे है, क्या सीमांत उत्पाद कभी ऋणात्मक हो सकता है?
क्या प्रवृत्ति कारक का सीमांत उत्पाद कभी ऋणात्मक हो सकता है? तो इसका रिप्लाई है हाँ, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो। क्या कह रहा है, क्या सीमांत उत्पाद कभी ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो। अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी हो तो एमपी क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। प्रवृत्ति कारक का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्थिर कारक अपनी जगह पर क्या होता है? स्थिर होता है, और उत्पादन के संसाधन यानी जो कच्चा माल है या श्रमिक है उनका हम अत्यधिक क्या करते हैं? प्रयोग करते जाते हैं, जिसके कारण एमपी ऋणात्मक हो जाता है। तो क्वेश्चन था, क्या सीमांत उत्पाद का ऋणात्मक हो सकता है? हाँ, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है, विशेषकर उन अवस्थाओं में जब अत्यधिक रोजगार हो या फिर अदृश्य बेरोजगारी। आगे है एक कारक के प्रतिफल परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या कहता है? परिवर्ती अनुपात का नियम या एक कारक का प्रतिफल क्या कहता है? एक कारक का प्रतिफल कहता है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक की इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, अंततः एक अवस्था ऐसी अवश्य आती है कि परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि स्थिर कारक का मतलब है मशीन के साथ परिवर्ती कारक इकाइयां का मतलब श्रमिकों की संख्या को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था में तो एमपी क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अंततः एक अवस्था ऐसी अवश्य आती है कि प्रवृत्ति कारक का सीमांत उत्पाद घटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में एमपी बढ़ता है। मान लीजिए एक मशीन है, मशीन पर 10 लेबर की जरूरत है, तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे 1 लेबर लगाए, 2 लेबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ऐसे एमपी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे 10 से 11 लेबर हुआ, यानी आवश्यकता से अधिक लेबर हो रहे हैं, तो एमपी क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, और गिरते गिरते क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और शून्य होकर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाता है। तो ये परिवर्ती अनुपात का नियम है। परिवर्ती अनुपात का नियम यह बतलाता है कि स्थिर कारक के साथ यानी मशीन के साथ परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को यानी लेबर श्रमिकों की संख्या को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है, अंततः एक अवस्था ऐसी अवश्य आती है कि परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है। अगला हेडिंग, क्या सीमांत उत्पाद कभी बढ़ सकता है? हाँ, परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। केवल प्रारंभिक अवस्था, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जब स्थिर कारक, जो हमारे स्थिर कारक होते हैं, स्थिर कारक का जब पूरा का पूरा प्रयोग नहीं, स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, जो हमारे स्थिर कारक होते हैं, स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण एमपी क्या होता है? बढ़ता है। हेडिंग क्या है, क्या सीमांत उत्पाद कभी बढ़ सकता है? हाँ, प्रवृत्ति कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ सकता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में जब स्थिर कारकों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है तो प्रारंभिक अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है। उसी के नियम की व्याख्या की गई है। टीपी और एमपी में संबंध। टीपी और एमपी में संबंध यहाँ कुछ दिखाया गया है। टीपी और एमपी, पहले बढ़ता प्रतिबल यानी एमपी बढ़ता है, फिर घटता प्रतिबल यानी एमपी घटता है, फिर ऋणात्मक प्रतिबल यानी एमपी क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। उसी के नियम की व्याख्या की गई है यहाँ पर। ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जब एमपी बढ़ता है, एमपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ता है। टीपी जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ती दर से क्या होता है? बढ़ता है। फिर एमपी यहाँ से घटना शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है? घटना शुरू। जब एमपी क्या होता है? घटता है, तो टीपी घटती दर से बढ़ता है। तो टीपी यहाँ से यहाँ तक घटती दर से बढ़ता है। टीपी घटती दर से क्या होता है? बढ़ता है। मैंने क्या बोला? जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। सेकेंड स्टेज, द्वितीय अवस्था में जब एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, यहाँ पर घटती दर से बढ़ता है। फिर एमपी शून्य होता है, यहाँ पर एमपी आकर क्या हो जाता है? शून्य। एमपी शून्य होता है तो टीपी जो है यहाँ पर क्या होता है? अधिकतम होता है। टीपी यहाँ पर क्या होता है? अधिकतम होता है। टीपी अधिकतम होता है। फिर एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। एमपी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, टीपी घटना शुरू हो जाता है। क्या बोला? जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है, एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। ये एमपी और टीपी में संबंध या प्रवृत्ति अनुपात के नियम का बढ़ता प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल। पहले एमपी बढ़ता है फिर घटता है। पहले एमपी क्या होता है? बढ़ता है, द्वितीयक अवस्था में घटता है, फिर तृतीयक अवस्था में क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है।
एमपी और टीपी में संबंध, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी शून्य होता है तो टीपी अधिकतम होता है, एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट आता है कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण, यानी एमपी के बढ़ने के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से एमपी क्या होता है, बढ़ता है, एमपी के बढ़ने के कारण क्या है। तो पहला पॉइंट आता है स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, जो हमारे स्थिर कारक होते हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण एमपी क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण एमपी क्या होता है, बढ़ता है। परिवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था जो होती है, प्रवर्ती कारक जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, जिसके कारण एमपी क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ पर जहाँ पर जितने श्रमिकों की जरूरत है, जिसको जो कार्य आता है उसको उसी हिसाब से कार्य पर लगाया जाता है। जहाँ पर जितने श्रमिकों की जरूरत होती है उतने श्रमिक लगाए जाते हैं, जिसके कारण एमपी बढ़ता है। कारकों के बीच समन्वय, उचित समन्वय। स्थिर उत्पादन की जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो स्थिर कारक और प्रवर्ती कारक के बीच का जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो तालमेल होता है वो अच्छा होता है। दोनों के बीच का तालमेल क्या होता है, अच्छा होता है, जिसके कारण एमपी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हमने पढ़ा कारक के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल के कारण क्या है, यानी एमपी के बढ़ने के कारण क्या है, स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग, प्रवर्ती कारक की कुशलता में वृद्धि, कारकों में उचित समन्वय। अगली हेडिंग है कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल के क्या कारण है, यानी एमपी के घटने के क्या कारण है, किन कारणों की वजह से एमपी क्या होता है, घटता है। तो पहला पॉइंट आता है कारकों की स्थिरता। अब स्थिर कारक अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। स्थिर कारक अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। और परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण परिवर्तनशील कारकों जो स्थिर कारक है उनके कार्य करने की दक्षता में क्या आती है, कमी आती है, और एमपी घटना शुरू हो जाता है। अपूर्ण कारक स्थानापन्नता। उत्पादन के कारक एक दूसरे के अपूर्ण प्रतिस्थापक है, जैसे अधिक से अधिक श्रम अतिरिक्त पूंजी इकाई के लिए निरंतर प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी जो श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है उनके लिए पूंजी का अधिक से अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण एमपी का घटना अवश्य संभावी है, यानी अवश्य एमपी क्या होगा, घटेगा। कारकों के बीच कम समन्वय। अब स्थिर कारक अपनी जगह पर स्थिर है, श्रमिकों की संख्या यानी कच्चे माल की संख्या, परिवर्ती कारक की संख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, इनके बीच का तालमेल क्या हो गया है, बिगड़ गया, जिसके कारण एमपी क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो कारकों के बीच कम समन्वयता। ये हमने पढ़ा कारक के घटते या ह्रासमान प्रतिफल के कारण कारकों की स्थिरता, कारक अपनी जगह पर स्थिर है, अपूर्ण कारक स्थानापन्नता, और कारकों के बीच कम समन्वयता, कारकों के बीच कम समन्वयता। आगे बढ़ेंगे हम। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच में संबंध में क्या संबंध है, ये इसका टेबल। स्थिर कारक अपनी जगह पर स्थिर है, लेबर यानी परिवर्ती कारक, ये में परिवर्तन हो रहा है, तो सीमांत उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, कुल उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, औसत उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। ये इनका ग्राफ, एमपी और टीपी में जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी घटता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी शून्य होता है टीपी अधिकतम होता है, एमपी जब ऋणात्मक होता है तो टीपी घटना शुरू हो जाता है। फिर एमपी और एपी में संबंध देखते हैं। एमपी और एपी में संबंध, जब एमपी एपी से अधिक होता है, जब एमपी जो है, ये एमपी है एपी से क्या होता है, अधिक होता है, तो एपी बढ़ता है, तो एपी क्या होता है, बढ़ता है। इस बिंदु पर एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, यानी जब एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर होते हैं तो एपी यहाँ अधिकतम होता है। जब एमपी और एपी दोनों दूसरे के बराबर होते हैं तो एपी क्या होता है, अधिकतम होता है। पहला पॉइंट क्या है, जब एमपी बड़ा होता है किससे, एपी से, तो एपी क्या होता है, बढ़ता है, तो एपी क्या होता है, बढ़ता है, एपी क्या होता है, बढ़ता है। दूसरे पॉइंट पर एमपी और एपी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो एपी यहाँ पर अधिकतम होता है, एपी यहाँ पर अधिकतम होता है। तीसरे पॉइंट पर एमपी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, एमपी शून्य हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है, परंतु एपी हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक रहता है, एपी हमेशा धनात्मक। एमपी घटते घटते शून्य हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा, परंतु एपी हमेशा धनात्मक रहेगा। एक पॉइंट और, जब एमपी एपी से कम हो जाता है, अब एमपी जो है कम हो गया किससे, एपी से, एमपी देखो नीचे है, एपी ऊपर है, जब एमपी एपी से कम हो जाता है तो एपी जो है, एपी क्या होता है, एपी जो है वो घटता है, एपी क्या होता है, घटता है। जब एमपी एपी से कम हो जाता है तो एपी घटता है। हमने पढ़ा जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, फिर जब एमपी एपी बराबर होते हैं तो एपी अधिकतम होता है, फिर जब एमपी एपी से कम हो जाता है तो एपी घटता है, एमपी घटते घटते शून्य ऋणात्मक हो सकता है, परंतु एपी सदैव धनात्मक रहता है, यहाँ पर संबंध लिखा है। जब एमपी एपी
जब एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है। जब एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर होते हैं तो एपी अधिकतम होता है। जब एमपी एपी से कम होता है तब एपी घटता है। एमपी शून्य ऋणात्मक हो सकता है परंतु एपी सदैव धनात्मक रहता है।